नमस्कार। इस वीडियो में हम ये पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार का अध्याय है उसमें पिछले वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए समानता के बाद में आती है स्वतंत्रता का अधिकार। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक अंतर्निहित है, इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों के लिए दी गई है, जो उनकी निजी स्वतंत्रताएं हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए वो आवश्यक है। साथ ही वो लोकतंत्र का मूल आधार है, क्योंकि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह लोकतंत्र के आधार स्तंभों में से एक है। फ्रांस की राजक्रांति का स्वतंत्रता, समानता और न्याय का जो बंधुत्व का जो नारा है वो आधारभूत रूप से लोकतंत्र का आधार माना जाता है। इस संबंध में हम स्पष्ट कर दें कि समानता का अधिकार देशी नागरिक और विदेशियों को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 19, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। संविधान के मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो अनुच्छेद 19(1) में दी हुई हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार है उसको खत्म कर दिया गया है, तो संपत्ति संबंधी जो स्वतंत्रता है उसको भी सीमित कर दिया गया है। इस प्रकार से वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जो क्रम से इस प्रकार है। नंबर 1 है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सभी भारतीय नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने की, उनका प्रसार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भाषण की स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। लिखने की स्वतंत्रता, लिखने की आज़ादी सभी को प्राप्त है। साथ ही इसके अभिव्यक्ति के माध्यम लिखित होने के साथ साथ मौखिक यानी प्रचार प्रसार, नाटक, नुक्कड़ नाटक या पत्र वितरण या दूरदर्शन, रेडियो आदि के माध्यम से भी अपने विचारों को व्यक्ति प्रकट कर सकता है। प्रेस की आज़ादी स्पष्ट रूप से संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन इसी के अंतर्गत वह अंतर्निहित है। बाद के जो न्यायालय के निर्णय हैं उनमें यह स्पष्ट किया गया कि प्रेस की आज़ादी जो बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं वो उनका मूल है और वो 19(1) के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसके संबंध में परंतु यह है कि यह अधिकार असीमित नहीं है। विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है नागरिकों को सीमित और मर्यादित रूप में प्राप्त है। यदि कोई विचार विध्वंसात्मक है, घृणास्पद है, वैमनस्यता फैलाए या नकारात्मक प्रचार करता है तो उसका अंकुश आवश्यक है। और संविधान द्वारा राज्य में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें यह जो अधिकार है वो सीमित किया जा सकता है, जैसे राज्य की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शिष्टता, नैतिकता, सार्वजनिक सुरक्षा को आघात पहुंचाना, न्यायालय का अपमान, अपमानजनक लेख, अपमानजनक भाषण या मानहानि या अपराध को प्रोत्साहित करने वाले विचार या लेख आदि को मर्यादित किया जा सकता है। भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाले विचार या भाषण को भी रोका जा सकता है। इसी प्रकार संघ से पृथक होने के संबंध में प्रचार या वैश्यवृत्ति को बढ़ावा देना, पिछड़े वर्ग के विकास में बाधा पहुंचाना जैसी स्वतंत्रताओं को सीमित किया गया है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि ये प्रतिबंध युक्ति युक्त होने चाहिए। मनमानी या निरंकुश या बदले की भावना से रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, अन्यथा न्यायालय
रोक को अवैध घोषित कर सकता है। 1975 में आपातकाल के दौरान संसद और विधानसभाओं की कार्रवाइयों को प्रसारित करने पर रोक लगा दी गई थी। यह विचार व्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा सीधा आघात था, इसलिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया और देश की सर्वोच्च जो विधायी संस्था है उसकी कार्रवाई को कोई भी नागरिक है वो सीधा प्रसारण के द्वारा देख सकता है, क्योंकि ये राजनीतिक शिक्षा का माध्यम है और अपने नेताओं के आचरण का आकलन व्यक्ति कर सकता है। इसलिए प्रेस की आज़ादी के अंतर्गत इस प्रकार के प्रकाशनों या कार्रवाइयों को देखने से रोकने की कार्रवाई व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो मूल स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन है, इसलिए इसे रोक दिया गया है। और सार्वजनिक जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो संस्थान है उनकी कार्रवाई को व्यक्ति देख सकता है प्रसारण के माध्यम से। दूसरी है 19 में है शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। नागरिकों को शांतिपूर्ण रूप से सम्मिलित होने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, धरना देने और सार्वजनिक करने की जो स्वतंत्रता है उसको केवल एक स्थिति में सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से ही सीमित किया जा सकता है। तीसरी स्वतंत्रता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन और यूनियंस। यानी कोई भी व्यक्ति जो नागरिक है वो समुदाय बना सकता है, संघ बना सकता है, उसकी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ऐसा कोई संगठन नहीं बनाए जिससे राज्य की सुरक्षा या विध्वंसकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता हो। तीसरी जो स्वतंत्रता है वह है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों को यह अधिकार है कि वे बिना किसी प्रतिबंध के या अधिकार पत्र के संपूर्ण देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते हैं। जनसामान्य का हित या अनुसूचित जाति जनजाति के हित में इस स्वतंत्रता पर भी उचित मर्यादाएं लगाई जा सकती है। तीसरा जो चौथी जो स्वतंत्रता है 19 में वह है भारत के राज्य में अबाध रूप से निवास करने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में जम्मू कश्मीर को छोड़कर वो वैधता हटा दी गई है। स्थायी या अस्थायी तौर पर बसने की स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रता पर जनहित में मर्यादा लगाई जा सकती है, सार्वजनिक हित में मर्यादा लगाई जा सकती है। इसी प्रकार से जो लास्ट स्वतंत्रता है वह है कारोबार, वृत्ति, आजीविका करने की स्वतंत्रता। संविधान भारतीय नागरिकों को मनोनुकूल व्यवसाय करने की, जीविका का साधन चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य किसी भी व्यवसाय विशेष के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित कर सकता है। किसी कारोबार या उद्योग को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से अपने हाथ में ले सकता है। इस प्रकार से जो अनुच्छेद 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है और एम.बी. पायरी ने इसे मौलिक अधिकारों के अध्ययन में मौलिक अधिकारों में मौलिक आधार कहा है। इसीलिए कहा है क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 ये नागरिकों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद जो 20 है उसमें अपराधों की गिरफ्तारी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के प्रावधान है। अनुच्छेद 20 के द्वारा नागरिकों को अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो सुरक्षा प्रदान की गई है, राज्य को कार्योत्तर विधि के निर्माण के लिए मनाही की गई है। यानी अपराध होने के बाद में उसके संबंध में विधि बनाने की रोक है। यानी आज कोई अपराध हुआ है और उसे रोकने के लिए कल उस पर प्रतिबंध लगाने की कोई कानून बनाया जाए तो उसको ये अनुच्छेद रोक लगाता है। किसी भी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब वह किसी विद्यमान कानून का उल्लंघन करता हो
या किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। साथ ही इस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए या गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मौलिक अधिकारों के संबंध में यह संक्षिप्त अधिकार है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की सुरक्षा और सम्मान पूर्वक जीवन की सुरक्षा इस से मूल अधिकार है, उसे संबंधित है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। संविधान के 44वें संविधान संशोधन में इस अधिकार को और अधिक बल प्रदान किया गया। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। अर्थात आपातकाल में और मूल अधिकारों को स्थगित रखा जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं रखा जा सकता। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद जो 21 है उसमें 21 के को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको लिए बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, का दायित्व है। और अप्रैल 2010 में इस प्रकार का कानून भी बना दिया गया है। अब आता है निवारक निरोध अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इस अनुच्छेद के द्वारा नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है। इस प्रावधान के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो बंदी बनाए जाने के कारणों का यथाशीघ्र बताया जाएगा। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार गिरफ्तारी के 5 दिन के भीतर व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण बता दिया जाना चाहिए। इसका अगला निहितार्थ है कि बंदी किए गए व्यक्ति को वकील से परामर्श लेने का अधिकार है, सफाई देने या याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है। साथ ही जो व्यक्ति स्वयं के खर्चे से अधिवक्ता या सफाई देने के लिए वकील खड़ा नहीं कर सके उसको राज्य निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। इसी अनुच्छेद में न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों से इस बात को स्पष्ट किया है। बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश यानी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, उपस्थिति अनिवार्य है। और इसमें बंदी गृह से न्यायालय तक ले जाने का समय सम्मिलित नहीं है। ये सुविधाएं उन अपराधियों पर लागू नहीं होती जो शत्रु देश से संबंधित है या निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत बंदी बनाए जाते हैं। यानी ये सामान्य अपराधों के संबंध में है। निवारक निरोध जो 22(4) के अंतर्गत राज्य को अधिकार है, उसके संबंध में जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अब आता है निवारक निरोध क्या है। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में जो अध्याय है उसमें 22(4) में यह निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है और उसमें यद्यपि निवारक निरोध को परिभाषित नहीं किया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है उसको परिभाषित नहीं किया गया है। यद्यपि अनुच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति को शंका, संभावना या पूर्व कार्यों के आधार पर बिना अपराध किए हिरासत में रखा जाता है तो उसे बिना न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी को निवारक निरोध कहा जाता है। यह अपराध के लिए दंडित करने की नहीं अपितु अपराध रोकने की प्रक्रिया है। यह व्यवस्था सामान्य काल और संकट काल दोनों ही स्थिति में लागू है।
विश्व के अन्य प्रजातंत्रों में ऐसी व्यवस्था संकट काल के लिए की गई है, लेकिन भारत ऐसा देश है जिसमें सामान्य काल के लिए भी निवारक निरोध है उसकी व्यवस्था की गई है। और इसके अंतर्गत विभिन्न समय समय पर अलग अलग कानून बनाए गए हैं, जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम यानी मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। इसी क्रम में टाडा, जिसका बहुत चर्चित नाम है, चर्चित रहा हुआ है, जिसमें आतंककारी और विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून, जिसका हिंदी में पूरा नाम है, इसको टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के नाम से जाना जाता है और एक काफ़ी कुख्यात रहा है। 1985 में यह पारित किया गया है और यह विध्वंसकारी गतिविधियाँ और आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं उनको रोकने के लिए ये लागू किया गया है। अब तक का निवारक निरोध के अंतर्गत जो कानून है उसमें सबसे कठोर कानून यही है और उसी के क्रम में टाडा को ख़त्म करके और पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के नाम से 2000 में ये पारित किया गया है, 2001 में, जिसका भारी विरोध संसद में हुआ और बाद में ये एक जो अध्यादेश था उसको पोटो के नाम से लागू किया गया और 25/10 को जारी अध्यादेश 30/12/2001 को जो समाप्त हो गया। केंद्र सरकार द्वारा पुनः पोटो अध्यादेश के अलावा कई विकल्प नहीं था, इसलिए पोटो 2 भी लाया गया। बाद में संसद का संयुक्त अधिवेशन में 2002 में यह जो कानून है वो पारित किया गया और इसको पोटा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से इस अनुच्छेद के अनुसरण में सन 2004 में गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के नाम से भी एक कानून पारित किया गया। सामान्यतः ये कहा जाता है कि देश को या सार्वजनिक शांति को भंग करने या देश पर आक्रामक कार्रवाई करने जैसी गतिविधियों को होने से पहले ही रोकने के लिए ये एक कानून है, लेकिन विरोधियों या विरोधी दलों या विपक्षियों को ख़त्म करने या उनको फंसाने या साजिश के लिए इस कानून का बहुत दुरुपयोग किया जाता है, इसलिए ये हमेशा चर्चा और आलोचना का विषय रहता है। धन्यवाद।